नमस्कार। आज हम वजीरेक्स से जुड़ी कुछ ताज़ा और कह सकते हैं काफ़ी अहम गतिविधियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और ये जो भी जानकारी है ये समझिए 30 अगस्त 2025 तक जो भी खबरें आई हैं उन पर आधारित हैं। हाँ, मतलब लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सीधा सा है, इन स्रोतों से जो पता चला है उसके आधार पर वजीरेक्स की अभी की हालत क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर 3 चीजें हैं ना। हाँ, 3 बड़े मुद्दे। एक तो उनके क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, उनके वोट का क्या हुआ। दूसरा, कानूनी तौर पर उन्हें कोई राहत मिली है या नहीं। और वो पुरानी बाइनेंस वाली डील, उसका क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये 3 मुख्य बिंदु है, क्रेडिटर का वोट, कानूनी मोहलत और वो कोर्ट का दस्तावेज वाला आदेश। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, तीनों खबरें ना एक साथ वजीरेक्स के लिए एक थोड़ी मिलीजुली सी तस्वीर पेश करती हैं। मिलीजुली कैसे? मतलब एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी वापसी की कोशिश कर रही है, लेनदारों का साथ भी मिल रहा है। हाँ, वो वोट वाली खबर तो यही दिखाती है। जी, लेकिन दूसरी तरफ वो जो अतीत के कुछ मामले हैं, खासकर वो बाइनेंस वाला पेंच, वो अभी भी सुलझा नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक ही वक्त पर हो रहा है। सही कहा। अच्छा, तो पहली खबर से ये शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स का रीवोट सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, खबर तो यही है कि रीवोट प्रक्रिया पूरी हो गई है। और आंकड़ा क्या है? मैंने सुना करीब 95.7% क्रेडिटर्स ने हाँ बोला है कंपनी की नई योजना के लिए। जी हाँ, 95.7%। ये बहुत बड़ा नंबर है, खासकर ऐसी स्थिति में। जबरदस्त। क्रिप्टो सेक्टर में तो इतना बड़ा बहुमत मिलना आसान नहीं होता होगा जब कोई प्लेटफॉर्म दिक्कत में हो। बिल्कुल नहीं, ये वाकई एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। और सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं है, इसके पीछे जो रकम है वो भी तो बहुत बड़ी है। करीब $206.9 मिलियन के क्लेम्स की बात हो रही है। हाँ, लगभग $207 मिलियन। ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इतना बड़ा बहुमत, इतनी बड़ी रकम। क्या हम इसको सीधे सीधे ये मान लें कि क्रेडिटर्स को वजीरेक्स की योजना पर पूरा भरोसा है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यूजर्स का भरोसा है? देखिए, पूरा भरोसा या अटूट भरोसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। इस 95.7% के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। अच्छा, जैसे? एक तो जाहिर है, जैसा आपने कहा, कि क्रेडिटर्स को शायद लग रहा हो कि वही वजीरेक्स ने जो प्लान दिया है वही शायद सबसे अच्छा या एकमात्र तरीका है अपने पैसे वापस पाने का। तो हाँ, योजना में एक तरह का विश्वास तो है। और दूसरी वजह, क्या यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई और चारा ही ना हो, मतलब मजबूरी का वोट? बिल्कुल, ये दूसरी संभावना भी काफी अहम है। हो सकता है क्रेडिटर्स के सामने कोई और बेहतर विकल्प दिख ही ना रहा हो। अच्छा। उन्हें शायद ये लग रहा हो कि अगर ये योजना भी फेल हो गई तो शायद हाथ कुछ भी ना लगे। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, बात तो सही है। तो ये शायद भरोसा कम और एक सोचा समझा प्रैक्टिकल फैसला ज्यादा हो कि चलो जो मिल रहा है उसे तो ले। इसे सिर्फ भरोसा के नजरिए से देखना शायद पूरी कहानी ना बताए। हाँ, ये एंगल जरूरी है समझना, खासकर जब $200 मिलियन से ज्यादा फंसे हों। निश्चित रूप से। और यही $206.9 मिलियन का आंकड़ा इस वोट को और ज्यादा वजन देता है। ये साफ करता है कि ये फैसला कितने बड़े पैमाने पर लोगों के, मतलब हजारों लोगों के पैसों से जुड़ा है। तो किसी भी कंपनी के लिए, खासकर जो ऐसी मुश्किल से गुजर रही हो, अपने लेनदारों का इतना भारी समर्थन मिलना, ये पुनर्गठन की राह में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक जीत है। एक तरह से अंदरूनी हरी झंडी मिल गई। तो ये तो हुई अंदरूनी हरी झंडी की बात क्रेडिटर्स की तरफ से। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो सिंगापुर हाई कोर्ट से जुड़ी है। जी। खबर यह है कि कोर्ट ने वजीरेक्स को कुछ राहत दी है। एक मॉरेटोरियम है, कानूनी रोक कह लें, उसकी मियाद 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। हाँ, मॉरेटोरियम एक्सटेंड हुआ है। पहले तो ये थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि ये मॉरेटोरियम आखिर होता क्या है और वजीरेक्स के लिए इसके मायने क्या हैं। देखिए, मॉरेटोरियम को आप एक तरह का कानूनी टाइम आउट या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। सुरक्षा कवच? हाँ, जब अदालत किसी कंपनी को ये देती है तो इसका मतलब होता है कि एक तय समय तक लेनदार उस कंपनी पर अपना पैसा वसूलने के लिए कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अच्छा। और अगर कोई पुरानी कार्रवाई चल भी रही है तो उसे भी फिलहाल आगे नहीं बढ़ा सकते, उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इससे कंपनी को थोड़ी सांस लेने की, चीजें संभालने की मोहलत मिल जाती है। अच्छा, तो ये वजीरेक्स के लिए एक किस्म की कानूनी ढाल बन गई है। कम से कम 16 सितंबर तक तो कोई नया केस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इसे पिछली खबर यानी क्रेडिटर्स के वोट से जोड़कर देखें अब, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है।
अभी अभी वजीरेक्स ने क्रेडिटर्स से अपनी योजना पास करवाई है ना? हाँ, 95.7% में। तो अब उस योजना पर अमल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए उन्हें शांति और वक्त चाहिए, बिना किसी कानूनी दबाव के। ये मोरेटोरियम उन्हें ठीक यही चीज दे रहा है। ये उन्हें फौरी मुकदमों की चिंता से मुक्त करके अपनी रिकवरी योजना पर ध्यान देने का मौका देता है। और एक बात और, ये फैसला सिंगापुर की अदालत का है, भारत की नहीं। इसका कोई खास मतलब है? क्या वजीरेक्स सिंगापुर बेस्ड कंपनी है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, सोर्सेज में इसकी पूरी डिटेल तो नहीं है, पर सिंगापुर कोर्ट का इसमें शामिल होना ये जरूर दिखाता है कि वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई पीटी लिमिटेड, हाँ, उसका या फिर पूरे ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का सिंगापुर से कोई ना कोई गहरा कानूनी या रजिस्ट्रेशन का कनेक्शन जरूर है। अच्छा। कई ग्लोबल कंपनियां ऐसा करती हैं, टैक्स या रेगुलेशन के फायदों के लिए सिंगापुर जैसी जगहों पर रजिस्टर होती हैं। तो ये दिखाता है कि वजीरेक्स का मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसके इंटरनेशनल पहलू भी हैं। हो सकता है ये मोहलत उन्हें ग्लोबल लेवल पर भी थोड़ी राहत दे रही हो। समझ गया। तो पहली खबर क्रेडिटर्स के साथ आने की हो गई, दूसरी कानूनी राहत की, लेकिन अब तीसरी खबर ये थोड़ी चिंताजनक लग रही है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट वाली। जी हाँ, और इसमें बाइनेंस का नाम भी है। खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी जेटाई को ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर? कि वो बाइनेंस के साथ जो उनकी पुरानी डील हुई थी उससे जुड़े सारे के सारे दस्तावेज कोर्ट में जमा करवाएं। अब जब भी बाइनेंस का नाम आता है, जाहिर है कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अदालत अचानक से इस पुरानी डील के कागजात क्यों मांग रही है? इसका क्या मतलब निकालें? ये आदेश वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करता है और इसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। सबसे सीधी बात तो ये है कि ये साफ इशारा है कि वजीरेक्स और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बीच जो भी डील या समझौता हुआ था पहले, हाँ, वो जो काफी कंफ्यूजन था जिसको लेकर, एग्जैक्टली, वो मामला अभी भी कानूनी जांच के दायरे में है। मतलब वो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि शायद अब और खुलकर सामने आ रहा है। किस तरह की जांच हो सकती है ये? क्या ये वही पुरानी ओनरशिप वाली कहानी है कि किसने किसको खरीदा, किसने नहीं खरीदा? बहुत मुमकिन है कि ये उसी से जुड़ा हो। आपको याद होगा, बाइनेंस ने तो पब्लिकली कह दिया था कि उन्होंने वजीरेक्स को कभी खरीदा ही नहीं। हाँ, जबकि वजीरेक्स के फाउंडर कह रहे थे कि डील हुई थी। बड़ा कंफ्यूजन था। जी, तो हो सकता है अदालत तब तह तक जाना चाह रही हो कि भाई सच क्या था, डील की शर्तें क्या थी, असल में मालिक कौन था या है। इसके अलावा ये देनदारियों को लेकर भी हो सकता है कि अगर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम आती है या कोई फाइन लगता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, वजीरेक्स की या बाइनेंस की? ये सब बातें दस्तावेजों से ही साफ हो पाएंगी। हाँ, वो ओनरशिप वाला कंफ्यूजन तो वाकई बहुत बड़ा था और यूजर्स भी काफी परेशान हुए थे उससे। बिल्कुल। और ये सिर्फ इन दो कंपनियों के बीच का मामला नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में पारदर्शिता और रेगुलेटरी सख्ती के बढ़ते ट्रेंड से जुड़ता है। आजकल दुनिया भर में अथॉरिटीज और अदालतें क्रिप्टो कंपनियों के बीच हुई डील्स को, खासकर जिनमें आम यूजर्स का पैसा लगा हो, उनको बहुत बारीकी से देख रही हैं। सही बात है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये कदम भी शायद उसी तरफ इशारा कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था। तो क्या ये मुमकिन है कि इन दस्तावेजों से कुछ ऐसा निकल आए जो वजीरेक्स की मौजूदा पुनर्गठन योजना पर ही पानी फेर दे? मतलब वो जो 95.7% क्रेडिटर्स ने हाँ बोली है, उसका क्या होगा फिर? देखिए, ये एक गंभीर जोखिम तो है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि उन दस्तावेजों में आखिर है क्या। मान लीजिए अगर उन कागजों से पता चलता है कि कंपनी पर कोई बहुत बड़ी छिपी हुई देनदारी है या उसके मालिकाना हक को लेकर ही कोई नया सवाल खड़ा हो जाता है, तो जाहिर है इसका सीधा असर उस पुनर्गठन योजना पर पड़ सकता है जिसे क्रेडिटर्स ने अभी अभी मंजूरी दी है। हो सकता है क्रेडिटर्स दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए या पूरी कानूनी प्रक्रिया और ज्यादा उलझ जाए। तो हाँ, ये निश्चित रूप से वजीरेक्स के सिर पर एक अनिश्चितता की तलवार तो लटका रहा है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें, मतलब एक तरफ क्रेडिटर्स का वो जबरदस्त सपोर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ सिंगापुर से कानूनी मोहलत भी मिल गई। हाँ, लेकिन फिर दिल्ली में बाइनेंस डील की पुरानी फाइलें खुल रही हैं। ये सब मिलाकर वजीरेक्स के बारे में आज क्या तस्वीर बन रही है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन तीनों डेवलपमेंट्स को एक साथ रखकर देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है।
वजीरेक्स ने अंदरूनी तौर पर मतलब इंटरनली एक बड़ी बाधा पार कर ली है। क्रेडिटर्स वाली। हाँ, उसने अपने लेनदारों का भरोसा या कह लें उनकी सहमति हासिल कर ली है, जो किसी भी रिकवरी प्लान के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है। ठीक है। साथ ही सिंगापुर कोर्ट से जो मोहलत मिली है, उसने उसे इस प्लान पर काम करने के लिए जरूरी वक्त और एक कानूनी ढाल भी दे दी है। ये दोनों कदम भविष्य की तरफ है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है ना? बिल्कुल, एक बड़ा लेकिन है, और वो है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। ये एक तरह की चेतावनी की घंटी है। ये याद दिला रहा है कि कंपनी का अतीत, खासकर बाइनेंस के साथ उसके वो उलझे हुए रिश्ते, अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अतीत के ये अनसुलझे सवाल और उनसे जुड़े संभावित कानूनी पचड़े अभी भी हवा में हैं। तो मतलब दो नाव पर सवारी जैसी स्थिति? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। निष्कर्ष ये है कि वजीरेक्स एक ऐसी कश्ती की तरह है जो आगे तो बढ़ना चाह रही है। उसने अपने मुसाफिरों यानी क्रेडिटर्स को साथ चलने के लिए मना भी कर लिया है, और फिलहाल तूफान यानी तत्काल कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक लंगर यानी मॉरेटोरियम भी डाल दिया है। हाँ। लेकिन उसे अभी भी अपने पीछे छूटे कुछ अनजाने खतरों और चट्टानों यानी बाइनेंस डील की जांच से निपटना बाकी है। तो ये एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने जैसा है, भविष्य को बनाना और अतीत के सायों से निपटना। बहुत ही अच्छे से आपने इसे समझाया। तो अगर हम मुख्य बातों को फटाफट दोहराएं श्रोताओं के लिए। जी। पहला, वजीरेक्स के करीब 96% क्रेडिटर्स कंपनी की नई योजना के साथ हैं, और इसमें लगभग $207 मिलियन के दावे शामिल हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। दूसरा, सिंगापुर कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 तक कानूनी कार्रवाई से राहत दे दी है। इससे उन्हें प्लान पर काम करने का थोड़ा वक्त और स्पेस मिलेगा। हाँ, सांस लेने की जगह। और तीसरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइनेंस के साथ हुई पुरानी डील के दस्तावेज मांग लिए हैं। इससे अतीत की गतिविधियों, खासकर ओनरशिप पर सवाल अभी भी कायम है, और ये मौजूदा रिकवरी प्लान के लिए एक जोखिम भी बन सकता है। एकदम सटीक। यही 3 बिंदु हैं जो मौजूदा स्थिति का निचोड़ है। और ये सब जानना किसी के लिए भी क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से ये अपने आप में केस स्टडी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि क्रिप्टो की दुनिया में एक जाना माना नाम भी जब मुश्किलों में फंसता है तो कैसे उभरने की कोशिश करता है। इसमें यूजर का विश्वास कितना अहम और नाजुक होता है। सही। कानूनी दांव-पेंच कितने उलझे हुए हो सकते हैं, और कैसे पुरानी पार्टनरशिप भी भविष्य की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ये सारे पहलू इसमें साफ दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा। ये मामला सिर्फ वजीरेक्स के बारे में नहीं है। ये एक तरह से पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग, उसकी वल्नरेबिलिटीज और उसमें जो जोखिम है, उनको समझने का एक उदाहरण पेश करता है। चाहे निवेशक हो, यूजर्स हो या रेगुलेटर्स, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ सीखने को है। और जाते जाते एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहूंगी जो इन्हीं स्रोतों से दिमाग में आता है। जरा सोचिए, एक तरफ बाइनेंस जैसी बड़ी डील पर इतने गंभीर कानूनी सवाल हैं, यहां तक कि ओनरशिप तक साफ नहीं थी। हाँ। फिर भी 95.7% क्रेडिटर्स ने मौजूदा प्लान का समर्थन क्यों कर दिया? क्या ये क्रिप्टो कम्युनिटी की ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता दिखाता है, या फिर ये दिखाता है कि नुकसान से बचने के लिए लोग किसी भी प्रैक्टिकल समाधान को अपनाने को तैयार हैं, भले उसमें कितनी भी अनिश्चितताएं क्यों ना हो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये संकट के समय में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर भी रोशनी डालता है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, जिस पुनर्गठन योजना को इतनी मुश्किल से मंजूरी मिली है, क्या बाइनेंस डील वाले दस्तावेजों का खुलासा उसे पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और जो वजीरेक्स के भविष्य की दिशा तय करेंगे।